हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम्प्रेस ऑफ द बीस्ट रियलिटी के एक और न्यू पार्ट में। क्या आपने इसका लास्ट पार्ट देखा? नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट पार्ट का एक रिकैप देख लेते हैं कि आखिर लास्ट पार्ट में हुआ क्या था। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिसा बीस्ट वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ पर उसका सामना काफी सारे हैंडसम बीस्टमैन से होता है और कमाल की बात है कि वो सब के सब ही उसे पाना चाहते हैं। इन सब के अलावा भी लिसा के साथ और भी तरीके की नई नई चीजें होती रहती हैं, जहाँ पर कि उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम के बारे में पता चलता है जिसकी हेल्प से उसने अपनी पावर्स को अवेक किया था। फिर लिसा ग्रे वोल्फ क्लैन वालों के यहाँ आ जाती है, जहाँ उसके मेथड्स को देख के सब इम्प्रेस हो गए थे। वैसे ये तो ऑब्वियस ही था क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड की नॉर्मल सी चीजें भी बीस्ट वर्ल्ड वालों के लिए तो अनोखी होगी ही। लिसा ने ग्रे वोल्फ क्लैन वालों को उन बेरीज को खाना सिखाया जिसे वो पहले पॉइजनस समझते थे। ये जानने के बाद क्लैन के चीफ ने सभी बीस्टमैन को ऑर्डर दिया कि वो माउंटेन में जाके बेरीज को लेकर आए। लिसा यान के साथ गई हुई थी, वहीं लान भी चुपके से उनके पीछे माउंटेन्स में चली गई थी। लान अपने बीस्ट हस्बैंड को फोर्स करती है कि वो एक बड़ा शिकार लेकर आए उसके लिए। लान के ऐसे बिहेवियर को देखकर लिसा उसे अच्छा खासा ज्ञान देती है। उसके लेक्चर्स को सुनकर लान का तो दिमाग ही सटक गया था और उनके बीच काफी ज्यादा बहस होती है। लान का बीस्ट हस्बैंड, जिसका नाम वू है, वो बड़ा शिकार करने की कोशिश में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, इवन कि वो मरने ही वाला था, पर यान और शिंग ने जाके उसको बचा लिया। जिसके बाद लान यान को प्रपोज करती है, पर यान तो सीधा मुंह पे मना कर देता है। फिर लान को शक होता है कि कहीं यान लिसा को तो पसंद नहीं करता, और एक्चुअल में ऐसा ही था गाइस। यान तो चिल्ला चिल्ला के सबको बताता है कि अगर लिसा चाहे तो मैं उसका बीस्ट हस्बैंड बन जाऊंगा। तो अब बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? यही ना कि यान के दिल में भी कुछ कुछ होता है। लान अपनी इतनी बेइज्जती सह नहीं पाती और वो लिसा पे हमला कर देती है, पर लिसा ने उसे आराम से हैंडल कर लिया था। लान को बचाने उसका पति परमेश्वर वो आ जाता है। यार ये कितना स्वीट बंदा है, इसको इतना सुनाने के बाद भी ये उसी की साइड ले रहा है। ये देख कर तो पत्थर दिल लान भी एक बार के लिए पिघल गई थी। अब उनके बीच ये सब चल ही रहा था कि तभी लिसा की बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट आने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद दूसरे खतरनाक जंगली जानवर अट्रैक्ट होने लगते हैं, ये सोच के कि ये स्मेल उनके शिकार की है। जिसके बाद वो सभी लिसा के पीछे पड़ जाते हैं। लिसा अपनी जान बचा के भागती है। वहीं उसे शक हो रहा था कि ये सब लान ही कर सकती है। लिसा एक गहरी खाई में गिर जाती है, जहाँ पर यान आकर उसको बचा लेता है, पर उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में यान ने खुद को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था। अब अगली सुबह होती है, जहाँ पर लिसा यान को देख के परेशान थी क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। लिटरली हड्डी वड्डी टूट गई थी बंदे की। तो अब इसी के आगे से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ लिसा सोचती है कि अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। लिसा फौरन उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अपनी पावर का भी यूज कर रही थी क्योंकि उसकी पावर्स हीलिंग का भी काम करती है। पर यान की इंजरीज काफी ज्यादा गहरी थी, जिससे कि लिसा की पावर्स भी हील नहीं कर पाती। लिसा कहती है कि अगर ये पूरी तरीके से कुछ दिन आराम करे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीस्टमैन नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिसा यान को खाना वाना खिला के उसकी देखभाल कर रही होती है। लिसा को पता नहीं था कि पहाड़ से गिरने के बाद वो कहाँ पर आई है, इसीलिए वो थोड़ा आसपास घूमकर देखती है कि आखिर वो है कहाँ पर। इधर उधर घूमते घूमते लिसा को काफी सारे ब्लूबेरीज के प्लांट्स नजर आते हैं। उन्हें देखते ही फौरन लिसा सिस्टम को एक्टिवेट करके उसमें ब्लूबेरीज की प्राइस को देखने लगती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम्स ब्लूबेरीज की कीमत सिस्टम पर 10,000 स्टार कॉइन्स है। ये सुनकर लिसा दंग रह जाती है और वो कहती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ब्लूबेरीज की कीमत इतनी हो सकती है। लोग सही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं पहाड़ से गिरी नहीं होती तो मुझे कभी ब्लूबेरीज मिलते ही नहीं। फिर लिसा बिना एक भी पल जाया किए फौरन उन ब्लूबेरीज को कलेक्ट करने लगती है। उसने काफी सारी ब्लूबेरीज को जमा कर लिया था, जिसके बाद वो एक गुफा ढूंढती है जिसमें वो यान को लेकर आ गई थी। वो अभी भी बेहोश था। फिर रात में लिसा सो जाती है। फिर आधी रात के दौरान यान की आंख खुलती है, जहाँ पर कि वो अपने पास में लिसा को लेटा हुआ देखता है। ये देखकर वो फौरन लिसा से थोड़ा दूर हट के लेट गया था। कुछ टाइम के बाद लिसा की भी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसे किसी ने कवर कर दिया है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और वो देखती है कि यान उससे थोड़ा दूर होकर लेटा हुआ है। लिसा यान की इंजरीज को चेक करती है, जो कि अभी भी ठीक नहीं हुए थे। जिसके बाद वो एक बार फिर से यान को अच्छे से सुला देती है, मतलब कि ढांक देती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। लिसा खाना पकाने के लिए अपनी केव से काफी दूर पर आ गई थी। वो सोचती है कि अगर अचानक से यान उठ गया और उसने खाना पकाने के पॉट्स और पेन्स वगैरह देख लिए तो भला मैं उसको ये सब एक्सप्लेन कैसे करूंगी कि ये मेरे पास कैसे आए। तो बेहतर यही है कि उसकी नजर से बचकर ये सब काम किए जाएं। उसका खाना पकने लगता है। इसी बीच लिसा सोचती है कि क्यों ना मैं इस नए जंगल में थोड़ा और इधर उधर जाकर देखूं, क्या पता मुझे कुछ और नई चीजें मिल जाएं। और लिसा का लक तो यार कमाल का ही है। उसे थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेब का बाग मिलता है। लिसा तुरंत उन सेब को भी लेने लगी थी। उसने एक सेब खाकर भी देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। वो अपने बैग में एक के बाद एक सेब भरे जा रही थी। अब उसका जो स्टोरेज बैग था वो ऑलमोस्ट फुल होने वाला था। ये देखकर वो उदास होते हुए कहती है कि अरे यार, मुझे लगा
था कि मेरा ये स्टोरेज बैग डोरेमोन का पॉकेट है जिसमें मैं कुछ भी भरूँ ये कभी फुल नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है। और इतना कहकर लीसा वहाँ से वापस आने लगती है। वापस आते वक्त लीसा आसमान में काफी सारे ईगल्स की आवाज सुनती है। उन्हें देखकर उसे तो डर लग जाता है और वो सोचती है कि कहीं उस ईगल बीस्टमैन ने अपने साथियों को तो नहीं भेजा मुझे ढूंढने के लिए, मुझे जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर लीसा वहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब वो वहाँ से भाग ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसके पीछे एक स्कॉर्पियन पड़ जाता है, जहाँ पर कि उस स्कॉर्पियन ने लीसा को अपना डंक मार दिया था। पर लीसा जैसे तैसे उस स्कॉर्पियन से बचते हुए अपनी केव में आ गई थी। वहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि यान अभी तक नहीं उठा था। ये देखकर वो उसके लिए परेशान होती हुई कहती है कि पूरा एक दिन हो गया लेकिन यान अभी तक नहीं उठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह भी डैमेज हो गए हैं। इतना कहते हुए लीसा यान को एक बार फिर से हील करने की कोशिश करती है अपनी पावर्स का यूज करके। जैसे ही वो उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है कि तभी यान उसका हाथ पकड़ लेता है। लीसा तो बहुत बुरी तरीके से चौंक गई थी और वो कहती है कि तुम जगे हुए हो। पर यान बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी पावर्स कहाँ से आई? जहाँ तक मुझे पता है ऐसी पावर सिर्फ हॉली लेडी के पास होती है जिसे कि बीस्ट गॉड ने ब्लेस किया हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बात सच थी, तुम सच में एक लेजेंडरी हॉली लेडी हो। इतना कहकर यान लीसा के थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है पर लीसा फौरन उसके हाथ को खुद से दूर करते हुए कहती है, तो इतनी देर से तुम मुझे बस टेस्ट कर रहे थे, तुम बस मेरी पावर्स को देखने के लिए इतनी देर से बेहोशी का नाटक कर रहे थे, क्यों? यही सच है ना? जिसके बाद वो आगे कहती है कि रही बात हॉली लेडी की, तो हाँ, अगर मैं एक हॉली लेडी हूँ भी तो क्या? ये सब कहने के बाद लीसा अपने मन में सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं है ये हॉली लेडी है क्या, पर अभी के लिए तो मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं एक हॉली लेडी हूँ क्योंकि यान ने मेरी पावर्स जो देख ली है। उसकी बातों को सुनने के बाद यान उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि एक हॉली लेडी होने का मतलब क्या है? जिस पर लीसा उससे कहती है कि मुझे इसका मतलब पता हो या ना हो तुम्हें इससे क्या? लीसा की इस बात पर यान कोई जवाब नहीं दे पाता और वो सोचता है कि हॉली लेडी के पास बीस्ट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल रूट होती है, जिसका मतलब ये है कि हॉली लेडी से जन्मे हुए बच्चे नेचुरली सुपर पावर्स के साथ ही इस दुनिया में आएंगे। अगर ये न्यूज पूरे बीस्ट वर्ल्ड में फैल गई तो सारे बीस्टमैन इसे पाने के लिए फाइट करने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हर तरफ तबाही और ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी। ये सब सोचते हुए यान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। दूसरी तरफ लीसा को तो इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आराम से खा रही थी। वहीं वो यान से भी कहती है कि ये सब बातें छोड़ो और अच्छे से खाओ। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीसा उसी एप्पल वाली जगह पर आती है जहाँ पर उसने पहले एप्पल्स को कलेक्ट किया था। वो आराम से एप्पल्स कलेक्ट कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे स्कॉर्पियंस आकर उसे घेर लेते हैं। लीसा को तो कुछ समझ नहीं आता और वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम गाय था और वो लीसा से कहता है कि चलो फाइनली तुम मुझे मिल ही गई, तो अब बिना मुझे गुस्सा दिलाए शांति से मेरे साथ चलो। उसे देखकर लीसा को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कौन है और वो उससे कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मुझे जाने दो। जिस पर काय उससे कहता है मैं तुम्हें कितने घंटों से ढूंढ रहा था और अब जब तुम मुझे मिली हो तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। उसकी बातें सुनकर फौरन लीसा को याद आता है कि ये वही स्कॉर्पियन है जिसने कि कुछ देर पहले उसे डंक मारा था। लीसा खुद पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर मैंने तभी इसे क्यों नहीं मार डाला। वहीं दूसरी तरफ काय लीसा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो चलो चुपचाप मेरे साथ चलो और जल्दी से मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। अब इससे पहले कि काय लीसा को छू भी पाता वहाँ पर दौड़ते हुए यान आ गया था जहाँ पर वो अपने वोल्फ फॉर्म में था और वो फौरन काय के ऊपर झपट पड़ता है। यान जोर से दहाड़ते हुए उससे कहता है कि दोबारा उसे छूने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे ब्लैक स्कॉर्पियन क्लैन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काय के तो सुर ही बदल जाते हैं और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपसे बिलोंग करती है, अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। यान काय को बहुत बुरी तरीके से पीछे धकेल देता है और वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी काय नोटिस करता है कि यान बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। ये देखते ही वो फुल चौड़ में कहता है कि खुद की ऐसी हालत है और मेरे सामने हेकड़ी दिखा रहे हो? हाँ रुको, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। इतना कहकर वो अपने सारे स्कॉर्पियंस को ऑर्डर देता है कि वो यान को खत्म कर डाले, जिसके बाद वो सारे के सारे स्कॉर्पियन एक के बाद एक यान पर टूट पड़ते हैं। पर यान ने काफी सारे स्कॉर्पियंस को एक ही बार में खत्म कर दिया था। ये देखकर काय तो घबरा गया था और वो गुस्से में कहता है कि आज पीछे मत हटना
देखना मेरे स्कॉर्पियंस आज इस हीरो की हीरोपंती निकाल देंगे। गाइस स्कॉर्पियंस चाहे छोटे ही हो लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, जिस वजह से यान के लिए भी उनका सामना करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ऊपर से वो तो इंजर्ड भी है। हम देखते हैं कि यान बहुत जोर की दहाड़ लगाता है जिससे कि बहुत सारे स्कॉर्पियंस तो पीछे उड़ गए थे। लीसा यान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो सोचती है कि वो क्या कर सकती है उसकी मदद करने के लिए। सिचुएशन को समझने के बाद यान फौरन लीसा को दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं यहाँ हैंडल करता हूँ। लीसा ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने लगी थी। वही काई यान की तरफ आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे घायल भेड़ियों को हराना मेरे लिए मुश्किल होगा? तुम्हें मारने के बाद मैं उस लड़की को पालूंगा। उसकी इस बात पर यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन किसे मारता है। दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जो कि भागते भागते काफी दूर आ जाती है। वो एक जगह पर बैठकर रोने लगी थी और वो कहती है कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैं यान को फिर से वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गई। उसने मुझे कितनी बार बचाया है और इस बार तो वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी है। क्या वो इतने सारे स्कॉर्पियंस का सामना कर भी पाएगा? उसकी इतनी बुरी हालत सिर्फ मेरी वजह से ही हुई है। अगर वो मुझे बचाने नहीं आता तो वो कभी इतना ज्यादा घायल नहीं होता। लीसा खुद को काफी ज्यादा कोस रही थी। तभी वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाकर यान को बचाएगी। लीसा फौरन सिस्टम को एक्टिवेट करके कुछ वेपन्स को देखती है जिससे वो उस स्कॉर्पियन को हरा पाए, पर नॉर्मल वेपन की कीमत भी काफी ज्यादा थी और लीसा के पास उतने कॉइन्स नहीं थे। लेकिन तभी उसे एक कमाल का आइडिया आता है और वो खुश होते हुए सीधा यान की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम काई और यान को देखते हैं जहाँ पर यान की हालत तो पहले से भी बुरी हो गई थी। ये देखकर काई से कहता है कि अब तुम्हारा वक्त करीब है तो अब ज्यादा स्ट्रगल मत करो, अपनी हार मान भी लो। यान के अंदर काफी ज्यादा जहर जा चुका था जिस वजह से वो अब सीधे खड़े भी नहीं हो पाता। काई उसके करीब आकर कहता है कि तो चलो तुम्हारा 20 गॉड से मिलने का वक्त आ गया। इतना कहकर वो अपने डंक से उस पर हमला करने वाला था कि तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ। उसे देखकर काई हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली तुम आ ही गई, चलो अच्छा ही हुआ, मुझे तुम्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यान कहता है कि आखिर तुम वापस क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ से भागने को कहा था। इतना कहकर यान एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करता है। उसकी ऐसी हालत देखकर लीसा को तो रोना आता है और वो मन में सोचती है कि चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हें जरूर बचाऊंगी। लीसा काई से कहती है कि अगर तुम इसे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लैन में चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर काई खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। तुम्हारी जैसी होशियार लड़की आखिर इस भेड़ी के साथ क्या कर रही है? तुम्हें तो बहुत पहले ही मुझ जैसे किसी एक को चुनना चाहिए था जो कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही कमाल का हो। जिस पर तभी लीसा उससे कहती है कि क्या कहा फिजिकली? मुझे बताओ ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? ये सुनकर काई हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मेरी बॉडी दिखाकर इम्प्रेस करूँ, है ना? तो चलो अब मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना कहकर काई अपने कपड़े फाड़ते हुए लीसा को बॉडी दिखा रहा था, पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर लीसा उसके ऊपर पेट्रोल डाल देती है। और गाइस ये पेट्रोल लीसा ने सिस्टम से खरीदा था क्योंकि उसके पास जो कॉइन थे उनका यूज करके बस यही खरीदा जा सकता था। लीसा ने काई को पूरी तरीके से पेट्रोल से नहला दिया था। वहीं काई हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया मेरे साथ? तुम करने क्या वाली हो? लीसा फौरन लाइटर ऑन करती है और वो काई से कहती है कि कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रही हूँ। इतना कहकर वो लाइटर उसके ऊपर फेंक देती है। हम देखते हैं कि काई के ऊपर बहुत ही भयंकर आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। अब उसकी बातें सुनकर उसके जो बाकी के स्कॉर्पियंस थे वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लीसा उनके ऊपर भी पेट्रोल डाल देती है जिससे वो सब भी जलकर राख हो गए थे। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जले हुए स्कॉर्पियंस ही पड़े थे। लीसा ने पहली बार ऐसा कुछ किया था इसीलिए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उसकी नजर यान पर पड़ती है जिसकी हालत बदतर थी। वो तुरंत चिल्लाते हुए उसके पास चली गई थी और वो रोते हुए कहती है आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम भागकर खुद की जान बचा सकते थे पर तुम फिर भी यहीं पर रुके रहे और मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालो। लीसा अपनी पावर्स का यूज करके यान के अंदर से जहर निकालने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब थी, जिसके बाद वो फौरन सिस्टम को एक्टिवेट करके स्कॉर्पियन के पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने लगती है और फॉर्चुनेटली उसे मिल भी जाता है। लीसा फौरन एंटीडोट को इंजेक्ट कर देती है यान के अंदर, जिससे हम देखते हैं कि यान का पॉइजन धीरे धीरे कम होने लगा था। उसने यान की मरहम पट्टी भी कर दी थी और वो उसे वापस केव में लेके आती है। केव
में आने के कुछ देर बाद लीसा नोटिस करती है कि यान की बॉडी बहुत गर्म थी और उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। लीसा उसको पिल्स वगैरह भी देती है पर इसका भी कुछ असर नहीं पड़ता। लीसा कहती है कि आखिर इसका बुखार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अचानक से यान बहुत बुरी तरीके से छटपटाने लगता है। लीसा और भी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि आखिर अब ये हो क्या रहा है। वो देखती है कि यान का जो 20 मार्क था वो ग्लो कर रहा है। जिसके बाद अगले ही पल यान उठकर बैठ गया था। वो लीसा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। अब अचानक से यान को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर लीसा तो शर्मा गई थी और वो कहती है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। पर यान तो लीसा का हाथ छोड़ने के बजाय उल्टा उसके ऊपर ही आ गया था और वो कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। उसको ऐसा सब करते देखकर लीसा रोने लगी थी क्योंकि यान ने उसके हाथ को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। लीसा के आंसू देखते ही यान फौरन अपने होश में आ गया था। वो एक ही झटके में पीछे हो जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। यान के भी आंसू निकलने लगते हैं। वो देखता है कि उसकी वजह से लीसा के हाथ में चोट लग गई है। ये देखकर वो खुद को माफ नहीं कर पाता और वो फौरन केव से बाहर चला गया था। वही लीसा तो एकदम शांत हो गई थी और वो मन में सोचती है कि यान ने तो हमेशा से ही मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, पर आज अचानक उसे ऐसा क्या हुआ। मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। पता नहीं 20 वर्ल्ड के ऐसे कितने ही राज हैं जो कि मुझे अभी तक मालूम नहीं। काफी रात हो जाती है पर यान वापस नहीं आता। अब लीसा को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और इतनी रात तक बाहर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। लीसा खुद को रोक नहीं पाती और वो यान को ढूंढने के लिए चली जाती है। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे यान देखता है जो कि तालाब के बीच में बैठा हुआ था। ये देखकर लीसा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारी बॉडी में इतने सारे घाव थे, ऊपर से तुम्हें बुखार भी है, फिर भी तुम इतने ठंडे पानी में आकर बैठे हो, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या, बाहर आओ अभी के अभी। लीसा उसे बार बार यही कह रही थी लेकिन फिर भी यान पानी से बाहर नहीं आता। यान उससे कहता है कि प्लीज मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। जिस पर लीसा उससे कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, अब बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद पानी में आकर तुम्हें बाहर ले आऊंगी। इतना कहकर लीसा यान की तरफ बढ़ती है। ये देखकर यान उससे कहता है कि नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तुम बीमार हो जाओगी, मैं बाहर आता हूँ, रुको। यान पानी से बाहर आ जाता है जहाँ पर कि लीसा उसे संभालती है और वो उससे कहती है क्या कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे तुम तो। लीसा उसके घाव पर अपना हाथ रखकर उसे हील करने की कोशिश करती है। वहीं यान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम वापस क्यों आई मेरे लिए। जिस पर लीसा उसे जवाब देती है कि देखो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं भाग जाती या कभी आती ही नहीं, पर यान तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सब बोलते हुए लीसा काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी थी पर तभी अचानक से वो रियलाइज करती है कि कुछ ज्यादा ही फीलिंग में बह जा रही हूँ मैं तो। और जिसके बाद वो यान से कहती है कि तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वापस गुफा में आ गए थे जहाँ पर कि लीसा आग जलाती है जिससे यान को गर्माहट मिले। वहीं दूसरी तरफ यान तो काफी ज्यादा गिल्टी था और वो एक बार फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने वो क्यों किया लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ब्लेम कर सकती हो, इवन कि मुझे मार भी सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यान को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं लीसा उससे कहती है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें काफी तेज बुखार था और मुझे नहीं लगता कि वो बुखार तुम्हें पॉइजन की वजह से आया था, तो क्या तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। जिस पर यान उसे बताता है कि शायद हो सकता है कि ऐसा हीट साइकिल की वजह से हुआ हो। ये सुनकर तो लीसा दंग रह जाती है और कहती है कि क्या कहा, हीट साइकिल। फिर अगले ही पल वो मन में सोचती है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि आखिरकार ये है तो एक बीस्ट ही। गाइस जिनके घर में भी पेट्स होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि हीट साइकिल क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता है वो गूगल कर सकते हैं। वहीं यान लीसा को बताता है कि सारे अडल्ट बीस्ट मैन का साल में एक बार हीट साइकिल शुरू होता है जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 दिन तक होती है। तो शायद मेरी बॉडी का गर्म होना और तुम्हारे साथ वैसा सब करना इसी हीट साइकिल की वजह से हुआ होगा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद लीसा सोचती है कि इवन की यान जैसा एक बंदा जो कि इतना ज्यादा स्वीट और रिस्पेक्टफुल है वो भी हीट साइकिल में खुद को संभाल नहीं पाया, तो 2 से 20 मैन के साथ रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। वो यही सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर यान पर जाती है जहाँ पर कि वो ऑलरेडी सो चुका था। वो धीरे से उसके करीब आकर उसको ढक देती है जिससे उसे ठंड ना लगे। यान की बॉडी अब नॉर्मल होने लगी थी। ये देखकर लीसा अंदर से काफी सुकून महसूस करती है। जिसके बाद लीसा अपनी जगह पर जाकर आराम से सोने लगी थी। आज का दिन लीसा के लिए काफी ज्यादा टफ था जिस वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी थी और हम देखते हैं कि लीसा लेटते ही गहरी नींद में चली जाती है। वहीं यान
यान अपनी आंखें खोलता है और वो लीसा के करीब जाकर उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है कि मैं ही तुम्हें जंगलों से उठाकर अपनी क्लैन में लेकर आया, पर वहाँ पर आने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं हुई। कितनों ने तुम्हें ताना मारा, कितनों ने तुम पर इल्जाम लगाया, इन सब से बढ़कर मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर अब और नहीं, मैं तुम्हें एक खरोच लगने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद यान काफी उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है और वो ऐसी सब बातें ही सोच रहा था। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीसा जाग गई थी और वो देखती है कि यान तो गुफा में था ही नहीं। वो कहती है कि अब ये लड़का कहाँ गया, पर तभी उसी मोमेंट पर यान आता है जहाँ पर कि उसके हाथ में शिकार थे। वो लीसा से कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे अपने तरीके से खाना बनाना सिखाओगी? मैं उस दिन तुम्हें बता नहीं पाया कि मुझे तुम्हारा बनाया वो चिकन कितना ज्यादा पसंद आया था। लीसा काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी और वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लीसा आग जलाने के लिए लाइटर को ऑन करती है, जिसे देखकर यान उससे कहता है ये तो काफी काम की चीज है। वही लीसा उससे कहती है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, जिस पर यान कहता है कि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। तुमने मुझ पर अपनी पावर्स का यूज किया, जिस वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मेरा बीस्ट मार्क भी पहले से ज्यादा बड़ा और गहरा हो चुका है। ये देखकर लीसा खुश होते हुए कहती है कि तुम पहले से ही कितने ज्यादा ताकतवर हो और अब तुम्हारा लेवल अप हो गया। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। अब लीसा को खुद की तारीफ करते हुए देखकर यान तो ब्लश करने लगता है। जिसके बाद यान लीसा से उसके पावर्स के बारे में पूछता है और कहता है कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, जिसका यूज करके मैं प्लांट्स को ग्रो कर सकती हूँ, इवन की घाव को ठीक भी कर सकती हूँ अगर वो ज्यादा गहरे नहीं हुए। जिस पर यान कहता है कि अगर मैं पावर्स की बात करूँ तो मैंने वानशो सिटी में एक प्रीस्ट को देखा है जो कि हवा में ही आग तैयार कर सकता है। ये सुनकर लीसा कहती है तो शायद उसके पास फायर एलिमेंट पावर्स होगी। पावर्स काफी तरीके की हो सकती हैं। वहीं यान कहता है कि पहले के एक प्रीस्ट ने मरते मरते एक भविष्यवाणी की थी, जहां पर उसने बताया था कि आने वाले 100 सालों में ग्रे वोल्फ क्लैन में एक लेडी आएगी जिसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हाई होगा और शायद वो लेडी तुम ही हो। वो आगे कहता है कि क्लैन में वापस लौटने के बाद तुम अपने पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। जिस पर लीसा एग्री करते हुए कहती है मैं बिल्कुल समझ गई, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। जिसके बाद वो अपना पकाया हुआ खाना खाते हैं, जहाँ पर लीसा यान को खाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने काय को मारा था, मतलब कि लीसा ने काय को मारा था। यान लीसा को एक बीस्ट क्रिस्टल देते हुए कहता है कि तुमने अकेले इतने बड़े दुश्मन को हराया है, तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। उस क्रिस्टल को देखकर लीसा यान से पूछती है कि क्या इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिस पर यान उसे बताता है कि मैंने सुना है कि बीस्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है। अगर कोई वीक बॉडी वाला पर्सन इसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लीसा को पता चलता है कि उस एक बीस्ट क्रिस्टल की कीमत 500,000 स्टार कॉइन्स है। ये देखकर तो लीसा का सर ही चकरा गया था और वो सोचती है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा अमीर है, इतनी महंगी महंगी चीजें रखता है अपने पास, मुझे तो इससे जलन हो रही है। इसके बाद लीसा यान को भी उन एप्पल ट्रीज के पास ले जाती है जहाँ पर वो दोनों मिलकर एप्पल्स जमा करने लगे थे। लीसा यान को भी टेस्ट कराती है। फिर थोड़ी देर बाद यान कहता है कि चलो अब वापस चलने का वक्त हो गया। जिसके बाद वो दोनों वापस क्लैन की तरफ जाने लगे थे। तभी रास्ते में लीसा यान से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि अचानक से उस रात इतने सारे वाइल्ड बीस्ट ने हमें क्यों घेरा था और वो सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों भाग रहे थे। जिस पर यान उसे बताता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में से बीस्ट स्मेल आ रही थी। ये सुनकर लीसा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। यान उसे बताता है कि क्योंकि मैं भी एक बीस्ट मैन हूँ और उस वक्त तुम्हारी बॉडी में से जो स्मेल आ रही थी वो एक्चुअल में बीस्ट ग्रास की थी, जिसे कि हमारे ग्रे वोल्फ क्लैन वाले यूज करते हैं जंगली जानवरों को अटैक करने के लिए, जिससे हम उनका शिकार कर सके। पर तुम्हारे पास वो बीस्ट ग्रास कैसे आ सकता है। जिस पर लीसा कहती है कि जब उन वाइल्ड बीस्ट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर तभी लान ने मुझे पकड़ लिया। शायद इसी दौरान लान ने बीस्ट ग्रास को मेरे ऊपर रब कर दिया, जिस वजह से वो सारे बीज सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ गए। लीसा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहती है कि मुझे शुरू से ही उस पर शक था। मुझे पता था कि लान बुरी है, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी होगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। यान आगे कहता है कि लेकिन वो बीस ग्रास क्लैन के हायर पोजीशन वाले लोगों के पास ही होती है, तो इसीलिए लान को उसके किए की सजा दिलाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। उसकी बातें सुनकर लीसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस मैटर को ऐसे ही जाने दूं। लीसा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो मन में सोचती है
कि इसे तो मेरी परवाह ही नहीं है, यहाँ बात मेरी जान की है। लिसा यान के ऊपर से उतर गई थी और वो कह दिया कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गई थी। तभी फौरन पीछे से यान आकर उसे रोकता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। लिसा यान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि तो क्या मतलब था बताओ। यान उससे कहता है कि अगर तुमने एक बार के लिए लान के जुर्म को साबित कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा उसे लॉक करके रख देंगे कुछ दिन के लिए। असल में ये हमारे ग्रे वोल्फ क्लैन का रूल है कि अगर कोई फीमेल किसी को मार भी डालती है तो भी उसे मौत की सजा नहीं होगी। फिर लिसा कहती है कि तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। यान उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो जिससे सबको पता चले कि कैसे लान ने जियाओ को मारने की कोशिश की, जिससे वो उसके बीस्ट हस्बैंड को अपना बना सके। ये सुनकर तो लिसा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहती है कि तो इसका मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता था कि जियाओ पर जो हमला हुआ था जब वो बेरीज लेने गई थी वो लान ने ही करवाया था। जिस पर यान जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जियाओ को वापस लाया गया तो उसकी बॉडी से भी बीस्ट ग्रास की स्मेल आ रही थी। इससे ही मुझे आइडिया लग गया था कि ये हमला जानबूझकर ही किसी ने करवाया है। लिसा कहती है कि लेकिन सबूत इकट्ठा करने का क्या फायदा, तुम्हारे क्लैन वाले तो लान जैसे मर्डरर को भी सजा नहीं देंगे ना। जिस पर यान उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने बीस्टमैन हस्बैंड के साथ धोखा करके किसी और बीस्टमैन के साथ अफेयर करना हमारे क्लैन का एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। ऐसा करने वाली फीमेल को हमेशा के लिए क्लैन से निकाल दिया जाएगा या फिर उसे मौत की सजा भी सुना सकते हैं। पर अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लान के 5 बच्चे हैं, तो इसीलिए चाहे वो जितनी भी बड़ी गलती करे उसके बच्चों की वजह से उसे क्लैन से कोई नहीं निकालेगा। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद लिसा कहती है कि तो फिर ठीक है, क्लैन में वापस लौटने के बाद मैं इस मैटर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पर अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम प्लीज मुझे रोकने मत आना। जिस पर यान एग्री करता है। फिर वो दोनों क्लैन की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी देर हो जाती है जहाँ पर कि लिसा को भूख लगती है। वो एक जगह पर बैठकर डम्पलिंग्स खा रही थी और वो यान को भी खिलाती है। यान को वो डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रहा था। खाना पीना होने के बाद वो एक बार फिर से क्लैन की तरफ जाने लगता है। वही रास्ते में लिसा यान से पूछती है कि तुमने मुझे काफी बार बचाया है, तो बता इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर यान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने भी मुझे बचाया था, इसका मतलब हम दोनों बराबर हुए। लिसा को यान की ये बात सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो मन में कहती है कि कुछ तो खास है इस बंदे में। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को क्लैन में देखते हैं जहाँ पर कि ये लोग वापस आ चुके थे। उन्हें वहाँ पर देखकर चीफ तो काफी ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि बीस्ट गॉड का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग सही सलामत वापस आ गए हो। वहीं दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि अब जबकि ये लोग वापस आ गए हैं तो अब आप मुझे पनिशमेंट देना बंद करिए। जिस पर तभी चीफ उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से वो मरते मरते बचा है। जिस पर लान गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, वो ही इतना ज्यादा यूजलेस है कि एक शिकार भी ढंग से नहीं कर पाता। चीफ कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी एक भी बात और नहीं सुननी। वही तभी एक बीस्टमैन कहने लगता है कि अरे जरा यान के बीस्ट मार्क को तो देखो, ये तो इवॉल्व हो चुका है। अब ये सुनकर फौरन चीफ आगे बढ़ते हुए यान के बीस्ट मार्क को देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा रेयर है। हमारे पूरे ग्रे वोल्फ क्लैन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा बीस्ट मार्क किसी के ऊपर नहीं आया। चीफ के साथ साथ बाकियों के भी होश उड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान थे। और बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।